अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में एक बड़े फ़ैसले से बात का आगाज़ करेंगे जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, एक तारीख़ी फ़ैसला। और फ़ैसला तो दे दिया है, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो महज़्ज़ब मुल्कों में ये कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि फ़ैसले पे अमल दरामद होगा या नहीं। मतलब ये तो फिर वही बात है कि आप बनाना रिपब्लिक हैं अगर आप अदालतें फ़ैसलों पर अमल नहीं करा सकती। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बात करेंगे फ़ैसला क्या है और क्यों मुझे ख़दशात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि IMF ने जो डील पाकिस्तान को देने के लिए डू मोर का मुतालबा किया है, उस बैगेज के साथ PMLN किस तरह से इलेक्शन में जाने से घबरा रही है, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, एक केस PTI की जानिब से दायर किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें बनाया गया था फरीक गवर्नर को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी तक भी असम्बली तहलील हुए जबकि 24 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी इलेक्शन डेट नहीं दी जा रही है। पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है आइन के तहत, लेकिन अभी तक डेट ही अनाउंस नहीं की गई कि इलेक्शन होगा कब। तो बाकी प्रोसेस तो फिर बाद की बात है। 24 दिन ज़ाया कर दिए गए। और उसके बाद जब इस केस की समाअत हो रही थी, उस दौरान हमने देखा कि जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करने के पाबंद हैं आईन पाकिस्तान के तहत, वो सब आकर बजाय इसके कि ये यकीन दहानियाँ कराएं कि हम बिल्कुल साथ देंगे, आके हाथ खड़े करते हमें नज़र आए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद हो, वो भी यही कह रहा था कि जी हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हम बजट नहीं दे सकते। सिक्योरिटी इदारे आके कहते हैं जी कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और इसी तरह से जुडिशरी के जो इंतज़ामी अफसर चाहिए होते हैं, वो कहते हैं जी हम ROs नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जो जो भी इदारे की ज़रूरत थी इलेक्शन कमीशन को अपने इस काम को सरअंजाम देने के लिए, और आइन उनको ये पाबंद करता है कि तमाम जो पाकिस्तान के इंतज़ामी इदारे हैं वो आइन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के पाबंद हैं। उन्हें ये लाजिम किया गया उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करेंगे इस बात के लिए कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, सारों ने आके हाथ खड़े कर दिए जी हम नहीं करवा सकते, हम नहीं। भाई बंदा पूछे कि इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है, क्यों है ये इदारा, इसका काम क्या है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो तो है ही ये कि उसने इलेक्शन कराने हैं। और वो आगे से अगर आके ये कह दे कि जी मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, तो भाई बंदा पूछे फिर आप घर जाके बैठे, फिर आपको ज़रूरत क्या है यहाँ पर आके बैठने की, आपका काम क्या है। और एक काम है आपका कि इलेक्शन कराना है, और आप वो भी कह दें आके जी मैंने नहीं करना या मैं नहीं करवा सकता, तो फिर आपकी नाअहली में तो कोई शक नहीं रह जाता। तो फिर दूसरी जानिब आप देख लें, सिक्योरिटी दारों का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वजारत ख़जाना का काम है कि इस तरह के अहम मामलात के लिए वसाइल फ्राहम करें। तो आप अपनी काबीना को बढ़ा चढ़ा के उसमें 100 बंदों की काबीना बना के वो लल्ले तलल्लों में, फजूल के दौरों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन अवाम की राय जानना जो कि सबसे बुनियादी ढांचा है आपके सिस्टम का, उसके लिए आप कहते हैं जी आपके पास वसाइल नहीं है। तो वो आप जो है आइन से इनहराफ करने पर तुले हुए हैं, लेकिन चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे। और इसी तरह से हम बाकी भी मामलात में देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल थी, मायूस कुन सूरत हाल थी। लेकिन इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के जज को, जिस तरह से वो अपनी बात पर डटे और उन्होंने बड़ा ही आइन के मुताबिक सुनहरी और उसूली फ़ैसला दिया। और उन्होंने तमाम तर इदारों की मुखालफत के बावजूद इस बात को इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का बंदोबस्त करे। और तमाम इदारों को भी ये हिदायत की कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करें, उनकी मदद करें, कोई नो ना दिखाए हमें। इलेक्शन कमीशन ने को ये काम करना है और आईने पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत क्लियर है। इसमें कोई अभाम नहीं है कि आप इफ़ एंड बट लगा के कहेंगे जी अच्छा ये तो वो तो ये तो वो, कोई इसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। बहुत क्लैरिटी है इसमें कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो आइनी तौर पर लीगली ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि यही फ़ैसला आना चाहिए। और खुशाइन बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि यही फ़ैसला आया, इसलिए क्योंकि आइन की पाबंदी हर सूरत होनी चाहिए। ये नहीं आप कह सकते कि जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप आइन पे अमल कर लें, और जहाँ आपके ख़िलाफ़ बात जा रही हो तब आप कहें कि जी आइन को जो है एक तरफ रख दें, अभी ये मसला है, ये मसला है। तो नज़रिया ज़रूरत को जब हम अगर कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के वक्त अगर हम नज़रिया ज़रूरत को ख़त्म करते हैं, दफनाने की बात करते हैं, तो फिर आज भी नज़रिया ज़रूरत को दफन ही होना चाहिए था।
ये नहीं आप कह सकते कि उस वक्त आप कह दें कि जी अच्छा हो गया। वो एक मिसाल दी जाती है ना कि कानून पर अमल होना चाहिए भले आसमान गिर पड़े। तो अगर वहाँ पर ये मिसाल आप दे रहे थे तो फिर यहाँ पर भी यही मिसाल है, चाहे आसमान गिरे या ज़मीन फटे, अगर कानून ये कह रहा है कि ये काम होना है तो मतलब होना है। तो ये खुशाइन बात है जी। लेकिन जो थोड़ा सा एक बीच में मुझे डाउट महसूस होता है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ फ़ैसले भी आ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह मुश्किल हो जाता है अगर इंतज़ामिया और ताकतवर हल्के ना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराएं। 1.5 महीने से ज़्यादा गुजर गया, इलेक्शन नहीं हुआ। खैर उस फैसले में भी थोड़ा भाम था, उन्होंने भी बिल्कुल ही एक दिन का भी मार्जिन नहीं दिया और कहा जी कल इलेक्शन कराओ, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन बात ये कि स्पिरिट तो यही थी ना कि फौरी इलेक्शन कराएं। अगर एक दिन में नहीं भी हो सकता था तो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में करा देता, लेकिन वो आज तक इलेक्शन नहीं हो सका। तो मुझे इसलिए थोड़े डाउट्स हैं कि कह तो दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, अल्लाह करे कि अब इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। अब हम कम से कम ये पस्ती ना देखें अपने निज़ाम की कि जनाब हाई कोर्ट के फ़ैसलों को आपने हवा में उड़ा दिया हो। और अगर कोई जाके इसको चैलेंज करता है तो ये भी बड़ी शर्मनाक बात होगी कि आइन के मुताबिक एक फ़ैसला आ रहा है और आप उसको जाके चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब सियासी जमातों को चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको सूट करता है या नहीं करता, अब इलेक्शन में तो आपको जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब आपको घसीट के इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप जाने और अवाम जाने, लेकिन अब अल्टीमेटली इलेक्शन की तैयारी ही करनी चाहिए और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपका जमहूरी सिस्टम खड़ा ही इस बात के ऊपर है कि अवाम की राय ली जाए। तो अगर आप अवाम से ही जाके रुजू कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। तो बहरहाल ये जी एक बड़ी फ़तह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कप्तान की, उनके मौक़िफ़ को जीत मिली है और इलेक्शन कमीशन को अब हुक्म दे दिया गया है कि शेड्यूल अनाउंस करे। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमें अमल दरामद होता कैसे नज़र आता है। दूसरा जी एक बड़ी खबर आनी थी IMF की डील के हवाले से। पाकिस्तान के नाज़रीन रिज़र्व इस वक्त $2.9 बिलियन रह गए हैं, अरब डॉलर, और इसके ऊपर अब पाकिस्तान के ऊपर इसलिए शदीद प्रेशर आ गया है। देखिए जब आपके जेब में कुछ पैसे होते हैं तो आप मज़ीद नेगोशिएट करते हुए कुछ थोड़ा बहुत अपनी टर्म्स भी मनवा लेते हैं, कोई थोड़ी बहुत बात मान लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैं आपको अंदर की खबर बता रही हूँ, ये अखबारात में रिपोर्ट हुई है कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है ना IMF की जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वफ़द को, अगर आप उनकी बातें सुने तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि सही मानों में जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपकी कोई वक़्त नहीं रह जाती, जैसे आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रह जाती, वो वाला हाल है। और ये मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें IMF से कोई गिला भी नहीं होना चाहिए। जब आप बार बार उनसे कर्ज़ मांगने जाते हैं तो आपकी क्या हैसियत रह जाती है। और ना सिर्फ ये कि आप कर्ज़ मांगने जाते हैं, बल्कि जो आप तय करके आते हैं, वादे वईद करके आते हैं कि हम इस वक्त इस तरह से पूरा करेंगे, वो आप काम नहीं करते और फिर मांगने पहुंच जाते हैं। तो फिर और क्या होगा आपके साथ। रियासत पाकिस्तान को जिस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है इनकी नाअहलियों की वजह से, उसका कोई शुमार ही नहीं है। और यही हम IMF की डील में देख रहे हैं। अभी इतनी उन्होंने ऑलरेडी आपको मालूम है कि जो किया है, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ाए हैं, मज़ीद चीज़ें की हैं, सारी बातें मान रहे हैं। इसके बावजूद अब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 10-11 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी भी स्टाफ लेवल तक भी उनकी चीज़ें एग्री नहीं कर रही हैं। अभी उन्होंने मज़ीद डू मोर की एक लिस्ट पर करा दी और कहा कि जी ये चीज़ें आप ज़रा करके आएँ। और ये चीज़ें क्या हैं? 170 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस हैं जो फौरी तौर पर आपके ऊपर लगने जा रहे हैं, नाफिजुल अमल। आप कह सकते हैं कि एक मिनी बजट आ रहा है और ये सारे पैसे इसहाक डार साहब जितना मर्जी उल्टा लटक के झूठ बोले भले कि जी अवाम पे इसका बोझ नहीं आएगा, बोझ तो अवाम पे ही आएगा। भाई देखिए 2-3 चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सी। अगर आप पेट्रोल के ऊपर प्राइस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मद में आप टैक्स लगा रहे हैं, लेवी लगाएं, जो भी लगाएं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ ने पहुंचना कैसे है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचना है ना। आप तक सब्ज़ी पहुंचेगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगी, फल पहुंचेगा, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, किसी ने कहीं दफ्तर पहुंचना है, किसी ने स्कूल पहुंचना है, सब ने कैसे जाना है? ट्रांसपोर्ट पे जाना है। ट्रांसपोर्ट में जब आप फ्यूल महंगा डलवाएंगे तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब्ज़ी वाला ज़्यादा महंगी सब्ज़ी बेचेगा, दूध वाला ज़्यादा महंगा दूध देगा, ग्रॉसरी वाला ज़्यादा महंगी आइटम्स देगा आपको। तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी मतलब हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई। ठीक हो गया। फिर दूसरा काम क्या, वो कह रहे बिजली की प्राइस बढ़ाएं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब बिजली महंगी होगी तो एक तो डायरेक्टली ज़ाहिर है जो आपके घर का बिल है वो बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जो कारखानों में चीज़ें बनती हैं बिजली के थ्रू, जब वो उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको हर चीज़ के ऊपर, वो ज़ाहिर है जो बनाने वाला है, कारखानादार है, वो ये तो नहीं करेगा कि जेब से ज़्यादा पैसे देना शुरू कर देगा, वो आपसे निकालेगा, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। जो चीज़ें भी आप इस्तेमाल घर में करते हैं, चाहे कुर्सी, मेज़, माचिस की डिबिया, मोमबत्ती, कुछ भी,
हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, जो चीज़ भी बनती है, मशीनों से, फ्यूल चलता है, बिजली चलती है, ज़ाहिर सी बात है वो कॉस्ट आप पे ट्रांसफ़र होगी, तो आम आदमी कैसे मुतासिर नहीं होगा। इसी तरीके से वो कह रहे जनाब आईएमएफ का एक और जो उसमें कंडीशन है वो ये कि जी आप क्या कहते हैं सेल्स टैक्स बढ़ाएं। अब जनरल सेल्स टैक्स एक ऐसी आइटम है जो आपको मालूम है कि एक माचिस के तिनके से लेकर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो तब तक भी आपको हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स देना। आप बाहर खाना खाएं, आप कोई घर की चीज़ लेके आए, कुछ भी आप करें उस पर आपको सेल्स टैक्स तो देना ही देना है। अगर आप 1% भी सेल्स टैक्स बढ़ा देते हैं, अगर 17% है, अगर वो 18% हो जाता है, तो आप देख लें हर चीज़ आपको उसके ऊपर पैसे बढ़ गए। तो इसहाक डार साहब कौम को बेवकूफ़ बनाने से अभी तक बाज नहीं आ रहे। पहले तो मुझे उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम कहना है कि जो वादे वईद करके और जितने दावे करके वो आए थे और जो उन्होंने इकॉनमी का हाल किया है, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है कि ये सब करने के बाद भी इंसान टीवी पर आ जाए और आके अवाम को फेस करने की बात करे और उसके सामने उसके अल्फाज भी निकल रहे हो, मुँह से आवाज़ भी निकल रही हो। सलाम है भैया आपकी जुर्रत को। मेरे से तो मैंने ये हाल किया हो तो मैं तो किसी को फेस ही नहीं कर सकती। शर्म से ही बंदा डूब मरता है कि यार मैंने किया क्या, आके मैं बातें क्या करता था। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ आपको पता है इस तरह का कोई रवायत ही नहीं है। तो पहले तो जी उनकी जुर्रत को सलाम है कि इसके बावजूद ये सब करके भी वो आके बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और उसके बाद फिर आके मज़ीद इस तरह के झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी आप पे बोझ नहीं आएगा, तो आप क्या अपनी जेब से दे के आएंगे? वो जो आपके डॉलर्स पड़े हुए हैं बाहर, वो सारी जायदादें आपकी और आपके लीडरान की, वो क्या आप लेके वापस आ रहे हैं जो अवाम की जेब पे बोझ नहीं पड़ेगा? सारा कचूमर तो अवाम का ही निकालना है, उन्हीं का खून बेच के आप लोगों ने सारा ये पूरे करने अपने लल्ले तलल्ले, आपकी आशियों में तो कमी नहीं आनी है। तो ये सूरत हाल है जी। आईएमएफ की डील अभी तक मिली नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार हो जाएं, आपके ऊपर मज़ीद बम चलने वाले हैं महंगाई के। हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी और पाकिस्तान में महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान उठने वाला है कि जिसके बाद कोई भी अगर शख्स ये कहे कि जी वो मुतासिर नहीं हो रहा, तो मुझे बड़ी हैरत ही होगी कि वो पता नहीं कितना अमीर कबीर है, क्योंकि ये एक ऐसी लहर है जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस कदर महंगाई और इस कदर वर्स्ट इकॉनमी की सिचुएशन कभी नहीं रही है जो इस वक्त है। इवन जंगों के वक्त भी पाकिस्तान की वो हालत नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान की मीशत की हालत है। ये हिसाब लगा लें कि यानी जो बाहर के दुश्मन हैं उन्होंने वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो अंदर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इनसे, इनके शर से हमें महफूज रखे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।